हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा न्यू बैच में हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोस डाल रहे हैं, बल्कि पुराना सिलेबस ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है। यानी जो हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस है वो आज भी पहले से ही देखा जाए तो हर एक चीज़ हमने पढ़ा रखा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपको क्या हुआ, आप इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो। उसके पीछे रीज़न है, शायद आपको पता चल ही गया होगा कि पिछले कुछ एक हफ्ते या फिर 10 दिन से आप बोल सकते हो कि आई वॉज नॉट वेल। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था, ठीक है। और इसके वजह से मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया एंड मैं बात नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा बहुत भी बात कर पा रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए आ रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, आई नो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा रेस्ट कर लो। कोई घाई नहीं है, सिलेबस तो पहले का भी प्रेजेंट है, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोज़ भी प्रेजेंट है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मुझे पता है बच्चा, लेकिन जो मेरा कमिटमेंट है आप लोग के लिए कि न्यू बैच को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और वक्त के पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके मेरी जो वॉइस है वो रिकवर हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं फुल्ली फिट हो जाऊंगा। आप लोग का बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स तो मिल ही रहा है और साथ में दवाई भी असर कर रही है, तो डेफिनेटली जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो आइए इस चैप्टर का, जो कि है हमारा 9th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर 12 स्टडी ऑफ साउंड, इसका एक थर्ड लेक्चर बच गया था, यानी लास्ट लेक्चर, इसको भी खत्म कर देते हैं और ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग बस एंड तक बने रहना और अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर से बताना हमारे न्यू बैच के न्यू वीडियोस को। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या देखा। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्या होता है साउंड के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके हमने एम्पलीट्यूड देखे, फ्रीक्वेंसी देखा, फॉर्मूला देखा, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। फिर हमने देखा कि साउंड में भी इंफ्रा साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है ना, ऑडिबल साउंड, ये हमने देखा था। इसके अलावा इको क्या होता है, वो सब चीज़ हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि ये जो साउंड है इसमें इसका यूजेस क्या है। जैसे हमने एक अल्ट्रासाउंड पढ़ा था, तो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है सोनार में, सोनार शिप्स में इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा। रिवर्बरेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ईयर है उसमें आवाज़ सुनाई कैसे देता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहना एंड तक। तो चलिए आज का पहला टॉपिक जो कि होने वाला है हमारा, शुरुआत हम लोग करते हैं रिवर्बरेशन से, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन बहुत सिंपल मतलब है। देखो, आप कभी भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद ऑडिटोरियम में बैठे होंगे, या फिर आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो मूवी देखने के लिए थिएटर गए होंगे। तो आपको पता है, जब आप मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हो तो कभी आपने उसका टॉप जो सीलिंग होती है वो अगर आपने देखा होगा तो एक अलग सा डिज़ाइन किया होता है। हमारे घर में जो दीवार होती है और उसके ऊपर जो स्लैब होता है वो थोड़ा अलग होता है, मतलब प्लेन होता है, उसमें कुछ नहीं होता, बस प्लेन दीवार होती है, करेक्ट है। प्लेन वॉल होता है, आप किधर पे भी चले जाओ। लेकिन आप कहीं ऑडिटोरियम में चले जाना या फिर कोई थिएटर में चले जाना, वहाँ की ऊपर की सीलिंग को देखना या फिर आसपास की दीवारों को देखना, वो एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया होता है। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, होल्स देखने मिलेंगे। तो वो जो डिज़ाइन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे रिवर्बरेशन हो सके। अब ये रिवर्बरेशन नाम का चीज़ है क्या, बहुत बार बोल रहा हूँ रिवर्बरेशन हो सके, लेकिन ये है क्या। ये एक ऐसा चीज़ है जो इंसान सामने बैठा हो या फिर दूर बैठा हो, उसको सेम इक्वल अमाउंट ऑफ साउंड जो है वो सुनाई देगा। इसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। यानी एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा क्लासरूम है ऑडिटोरियम। उसमें जो फर्स्ट बेंच पे जो बच्चा बैठेगा और जो आखिरी बेंच पे बच्चा बैठेगा और टीचर सामने खड़े होकर पढ़ा रहा है, तो सबसे ज़्यादा साउंड किसको सुनाई देगा नॉर्मल क्लासरूम में, किसको सुनाई देगा, जो फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। मेरे साथ हो चुका है, जब मैं इंजीनियरिंग एडमिशन ले चुका था, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग चल रहा था, तो हमारे एक सर थे, बहुत धीरे पढ़ाते थे, ठीक है, उनकी आदत थी। अब आप बोलोगे सर आप भी धीरे बोल रहे हो, मेरी आवाज़ बैठी हुई है, यानी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, दैट्स आई एम नॉट स्पीकिंग लाउड। आप पुराने वीडियोस देखोगे तो इतना फर्राटेदार और ज़ोर से मैं बोलता हूँ कि आपको वो स्लो करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो स्लो करके देखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा 1.5 पे लगा के, 1.25 पे लगा के देख लेते हैं। चलो वो बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब वो सर जो थे वो इतना धीरे बोलते थे कि पहले और दूसरे बेंच पे अगर कोई बच्चा बैठ रहा है तो सिर्फ उनको सुनाई देगा और पिछले के जितने भी बेंचेस हैं उनको सुनाई नहीं देते। तो दिक्कत हो जाती थी ना, हम लेट आते थे या फिर टाइम जो वक्त के पहले आ गया उनको फर्स्ट सेकंड बेंच मिल जाता था, जो लेट आया उनको लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, ऐसे बैठना पड़ता था। तो हम लोग को सुनाई नहीं देता था और उससे समझ में नहीं आता था कि सर बोल क्या रहे हैं। तो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। लेकिन ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑडिटोरियम्स बनाए जाते हैं। तो ऑडिटोरियम्स में क्या होता है, आपने पहले देखा होगा कि ऑडिटोरियम्स में सीढ़ियाँ होती है कि जितना ऊपर ऊपर जाओगे, पीछे पीछे जाओगे, उतना ऊपर ऊपर होते जाएगा, करेक्ट। दूसरा होता है साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग और रिवर्बरेशन उसमें किया होता है। इससे होता है कि टीचर अगर खड़ा है वहाँ पे, भले ही वो माइक से बात करता है, एक माइक लगा होता है और साउंड्स लगे होते हैं,
लेकिन वहाँ पे अगर वो खड़ा है तो पहले बेंच पे जो बच्चा बैठा हुआ है, चौथे बेंच पे जो बच्चा बैठा हुआ है, या फिर आखिरी के कोने में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको इक्वल अमाउंट ऑफ साउंड जो है वो सुनाई देगा। ठीक है, जैसे ही वो बोल रहा है वैसे सेम अमाउंट ऑफ साउंड पहले बेंच वाले को भी और सेम अमाउंट ऑफ साउंड आखिरी बच्चे को भी सुनाई देगा। इसी टेक्निक को बोलते हैं रिवर्बरेशन। तो क्या किया जाता है उसमें, होता ये है कि साउंड वेव्स जो होता है आपको पता ही है कि रिफ्लेक्ट होता है। साउंड वेव्स का नेचर क्या है, वो रिफ्लेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था साउंड वेव्स रिफ्लेक्शन का। तो वो क्या करता है, दीवार से और रूफ से यानी छत से क्या करते हैं वो लोग, रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये मल्टीपल बार होता है। मान लो कि ये कोई सिंगर है, एक बहुत बड़ा हॉल है, एक सिंगर गाना गा रहा है, तो उसकी आवाज़ जो निकलेगी वो वेव्स के फॉर्म में निकलेगी। तो वेव्स के फॉर्म में क्या सीधा निकलेगी, क्या नहीं, सीधा भी निकलेगी, ऐसा 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 भी निकलेगी, मल्टी डायमेंशनल निकलेगी। तो जो आवाज़ें निकल रही होगी वो रूप से जाके या फिर दीवार से जाके टकरा रहा होगा बार बार, और टकराने के बाद क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। तो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। जिससे क्या होता है, दिस कॉजेज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट वंस बट कंटिन्यूअसली, यानी एक ही आवाज का जो साउंड वेव्स है वो बार बार जाके कहीं ना कहीं टकरा के उस पर्टिकुलर रिसीवर तक, यानी जो सुनने वाला है, जिसके पास कान है, कोई इंसान बैठा हुआ है वहां पे, वहां तक पहुंचेगा। तो बार बार एक ही आवाज रिफ्लेक्ट होके जा रही है। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, ऐसे दीवार, ऐसे एंगल्स को सेट किए जाते हैं, ऐसे वहां पे चीजें लगाई जाती हैं जिससे वो टकराने के बाद जो साउंड है वो यहां तक पहुंचे। लेकिन जितने भी अलग अलग, मान लो 100 बार वो साउंड रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन में निकले साउंड, तो 100 बार वो निकला, 100 बार टकरा के उस रिसीवर तक, यानी उस सुनने वाले व्यक्ति तक वो साउंड जो पहुंच रहा है, उनके बीच में जो गैप्स होंगे वो इतना कम होगा कि वो जो साउंड सुनाई देगा वो एक ही सुनाई देगा। यूजुअली इको में क्या होता है कि हम जो बोलते हैं उसके 2 सेकंड के बाद एक साउंड सुनाई दिया, फिर उसके 1 सेकंड के बाद कुछ और साउंड सुनाई दे रहा है, कुछ और, मतलब बार बार राहुल 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 ऐसे 2-3 बार सुनाई देता है। लेकिन रिवर्बरेशन में ऐसा नहीं होता है। इंसान जो सिंगर है या फिर स्पीकर है वो एक ही बार बोल रहा है, और वहां तक भी जो साउंड सुनाई देगा वो एक ही बार सुनाई देगा। लेकिन वो टकराया कितने बार, रिफ्लेक्ट कितने बार हुआ, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट होकर वो रिसीवर तक जब पहुंच रहा है तब उसके बीच में जो गैप्स है वो इतने कम है, इतने कम है कि वो नेग्लिजिबल है। और इसीलिए पूरा मिलाकर रिफ्लेक्ट जब होता है रिसीवर तक, लिसनर तक जब वो आवाज पहुंचती है तो उसको सिर्फ एक ही साउंड सुनाई देता है जो वो बोल रहा होता है या फिर सिंगर गा रहा होता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां किया जाता है बच्चा, मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑडिटोरियम्स। ठीक है, जितने भी ऑडिटोरियम्स होते हैं वहां पर आपको देखने मिल जाएगा, मूवी थिएटर्स में देखने मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया आपका रिवर्बरेशन का टॉपिक, बहुत सिंपल था। इसका थियरी जो भी रहेगा उसको आप बाय हार्ट कर लो, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, और डायग्राम भी इस तरीके से आप बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगला जो टॉपिक है वो आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, वो है सोनार। अब सोनार का एक फुल फॉर्म होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोनार का मतलब वो जो दागिने बनाते हैं ना, जो आभूषण बनाते हैं सोने चांदी के, नेकलेस, कान का, उसको भी सोनार बोलते हैं। लेकिन वो सोनार आम्ही मराठीत म्हणतात किंवा हिंदी में कुछ लोग सोनार बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन ये जो सोनार है ये क्या है, ये सोनार एक फुल फॉर्म है। किसका फुल फॉर्म है, दैट इज सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। एस ओ से ऑफ, साउंड ऑफ, ऑफ को हम बोलते नहीं है, बस ओ लिखा है, तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो इसको सोनार कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, यूजुअली इसका इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा जो कि होता है शिप्स में। बड़े बड़े शिप्स होते हैं, आपको पता है, सबमरीन्स होती है, पनडुब्बी बोलते हैं, जो पानी के अंदर से अटैक करती है। सबमरीन आपने मूवी देखा है गाजी अटैक, उसमें भी बताया हुआ है। किसने किसने देखा है मूवी गाजी अटैक, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो सबमरीन्स या फिर जो शिप्स होती है वो पानी के कितनी गहराई पे है, ठीक है, या फिर उस पानी के नीचे कौन सा कोई ऑब्जेक्ट है क्या। सबमरीन अगर नीचे जा रहा है तो कितने गहराई पे जा रहा है, एकदम नीचे तो नहीं चला गया, या फिर उसका कोई दुश्मन सामने से आ रहा है, कोई दूसरी बोट आ रही है, सबमरीन आ रही है, वो कितने दूरी पे है, क्योंकि पानी में तो कुछ दिखाई देता नहीं है, अंदर जाओगे तो पानी में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबमरीन वाले को पता कैसे चलता है, शिप्स को पता कैसे चलता है कि क्या चीज है आसपास, वो लोग इस्तेमाल करते हैं सोनार टेक्निक का, यानी साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग का। इसमें वो साउंड का इस्तेमाल करते हैं। कौन से साउंड का, साउंड वो भी अल्ट्रासाउंड। कौन से साउंड का, हमेशा याद रखना कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का। तो इसमें होता क्या है, कोई भी शिप में, सबमरीन्स में, जहां पे भी ये सोनार का इस्तेमाल होता है, इसमें एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। कैसे याद रखोगे, एक होता है आपका ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम होता है ट्रांसमिट करना सिग्नल्स के फॉर्म में, जो साउंड वेव्स है उसको वो भेजता है, और रिसीवर का काम है उसको रिसीव करना। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि मैंने आपको बताया था उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जिसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजेगा समुद्र के अंदर,
ओशन के अंदर जहां पे भी वो होगा वो भेजेगा। तो जो साउंड है वेव्स के फॉर्म में जाएगा, और जब तक उसका बेस नहीं आ जाता, आपको पता है समुद्र के अंदर भी एक बेस होता है, गहराई के बाद भी समुद्र नीचे खत्म होता है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अब तक का सबसे हाईएस्ट मरियाना ट्रेंच आई गेस 11 किलोमीटर गहरा है, उससे कोई गहरा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। ठीक है, आपको पता है 2 ही चीज़ याद रखना, दुनिया में सबसे ऊंची चीज़ माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर के आसपास है, और सबसे गहरी चीज़ मरियाना ट्रेंच जो कि है लगभग 11 किलोमीटर के आसपास, करेक्ट। तो वो जितना भी गहरा होगा वो साउंड वेव तो जाते रहेगा, कब तक जाएगा, जब तक कि उसको कोई रोक ना ले, यानी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा ठोस चीज़ से वो टकराए ना। तो जैसे ही वो साउंड वेव जहाँ से जाएगा, पास हो रहा है, जा रहा है, नीचे जा रहा है, अब ये बेस आ गया, जमीन आ गई, जमीन नीचे वाली समुद्र के अंदर भी जो जमीन होती है वो आ गई, टकराया। अब टकराने के बाद साउंड का नेचर क्या है, साउंड रिफ्लेक्ट होता है, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में साउंड होता है रिफ्लेक्ट, और उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा और ये साउंड फिर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाने लगेगा, जाएगा। तो शिप के पास क्या होता है, रिसीवर, जैसे मैंने बोला उसका काम होता है साउंड को रिसीव करना, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड जब इसके पास गया वो जाके उसने रिसीव कर लिया। अब शिप्स में या फिर सबमरीन्स में लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो लगे होते हैं। अब बेसिक सा कैलकुलेशन है, अब आपको पता है कि मान लो कि ट्रांसमिट जहां से हुआ, जहां तक वो टकराया, उसको मान लो लगे होंगे 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड लगे होंगे जाने में, और जाके रिटर्न आने में भी समझ लो लगे होंगे 10 सेकेंड, ठीक है। तो कुल मिला के यहां से गया, टकराया, वापस आया, तो कुल मिला के कितने सेकेंड लगे बच्चा, 20 सेकेंड। कितने सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे। तो मुझे पता चल गया टाइम, ठीक है। साउंड का जो स्पीड होता है वो पहले से ही पता होता है, या फिर जो भी वो भेज रहे हैं जिस स्पीड से भेज रहे हैं उनको पहले से पता रहेगा। तो मान लो कि जो साउंड का स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है, मान लो उनको पता है कि 340 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उन्होंने भेजा है। अब टाइम पता है, स्पीड पता है, तो आपको एक फंडा तो पता ही होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। ये फॉर्मूला आप जानते हो, जिसमें मुझे स्पीड पता है, टाइम पता है, तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड और टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मतलब इतना मुझे पता चल जाएगा कि मेरी शिप कितने गहरे पानी में है, या फिर सबमरीन कितने गहराई में। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन्स में, शिप्स में, और अलग अलग जगह पे जहां पे कोई चीज देख के नहीं पता लगा जा सकती, तो साउंड वेव्स भेजा जाता है, जिससे बेसिक सा कैलकुलेशन किया जाता है, कितना समय गया, कितना स्पीड से भेजा, और दूरी कितनी है पता चल जाता है कैलकुलेट करके। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं साउंड या फिर सोनार। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन पता लगाने के लिए, डिस्टेंस पता लगाने के लिए, या फिर स्पीड पता लगाने के लिए। जो भी चीज नहीं पता उसको पता लगाने के लिए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का, याद रखना इस चीज को, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है बाय मीन्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। इसी चीज को, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं सोनार, यानी साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग। एक और चीज होता है रडार, जो कि हमारे चैप्टर में नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे ही है, लेकिन वो रेडियो वेव्स के ऊपर काम करता है, पता है, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रैंकिंग, रडार, जो एरोप्लेन फ्लाइट्स और फाइटर प्लेन्स में यूज होता है रडार, ठीक है। ये ध्यान में रखना, आगे फ्यूचर में आप पढ़ोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है सोनोग्राफी। मैंने आपको जब यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड पढ़ा रहा था, जब मैंने ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, तो उसमें मैंने एक और चीज़ पढ़ाया था आपको, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो उसमें मैंने बताया था अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल सोनोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। और आपको उसी टाइम में मैंने बताया था सोनोग्राफी का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपके पेट में दुख रहा है, इंटेस्टाइन में दुख रहा है, किडनी में दुख रहा है, फिर कहीं पे भी आपको अंदर पेन हो रहा है, लेकिन वो पेन क्यों हो रहा है आपको पता है क्या, नहीं। तो मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर ऊपर से देख के तो बता नहीं सकता कि अंदर क्या तकलीफ है, तो वो अंदर के ऑर्गन्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, अंदर के ऑर्गन्स का एक इमेज देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं सोनोग्राफी। जैसे एक्सरे होता है, तो एक्सरे का इस्तेमाल है, हमारे बोन्स में कुछ क्रैक आ गया, फ्रैक्चर आ गया, वो देखता है एक्सरे। उसी प्रकार सोनोग्राफी देखता है अंदर के ऑर्गन्स को। तो सोनोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अल्ट्रासोनिक साउंड का ही इस्तेमाल करता है, जो वेव्स को जनरेट करके इमेजेस पैदा करता है इंटरनल ऑर्गन्स का ह्यूमन बॉडी में। तो इस प्रकार से वो इमेज दिखता है। ये शायद एक बेबी का, कभी औरतें जब प्रेग्नेंट होती है, आपको पता ही होगा, तो प्रेग्नेंट जब होती है तो बहुत बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया जाता है, और वो डॉक्टर क्या करते हैं, एक उनके पास मशीनरी होती है जिसको हम लोग सोनोग्राफी मशीनरी बोलते हैं। उसमें 2 अप्लायंस होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, एक होता है प्रोब, ठीक है, एक होता है प्रोब और दूसरा होता है जेल। तो प्रोब जो होता है ना, एक ऐसा माइक जैसा चीज होती है, मतलब जैसा माइक जैसा दिखता है वो प्रोब होता है, एक मशीन होता है, उसका कनेक्शन कंप्यूटर्स वगैरह से पूरे स्क्रीन पे किया जाता है। यहाँ पे जेल लगाया जाता है, जहाँ पे भी आपको वो
देखना है इंटरनल इमेज, और वो प्रोब को, जिसके अंदर एक स्कैनर टाइप होता है, वो वहां पे रब किया जाता है, जिससे एक इंटरनल इमेज जो है वो लगभग स्क्रीन पे वो एक दिखाई देता है इस प्रकार से। इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, और सिंपल लैंग्वेज में हम इसको सोनोग्राफी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं हाँ इसका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, हाँ इसका सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो दिस इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग। मान लो कि अंदर कोई सूजन आ गया है, पेट दुख रहा है, सूजन है, कुछ गलत खा लिया, इन्फेक्शन हो गया, पेन है, ये सब चीज का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? सोनोग्राफी का। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार था। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक आखिरी टॉपिक की तरफ इस चैप्टर का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ह्यूमन ईयर। अब आप लोग जानते हैं ह्यूमन ईयर, आपके पास है 2 कान, लेकिन ये कान नहीं है बेटा, ये कान जो है ये सिर्फ बाहर का कान है। कान पूरे अंदर तक गया होता है और ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तभी तो हम कोई चीज सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये जो ह्यूमन ईयर है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ह्यूमन ईयर। वैसे देख के तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझ लो कि ये आपका ये बाहर वाला कान है। ठीक है, ये समझ लो कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका बाहर वाला कान है। इसके अंदर ये आपका होल यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो ये जो होल है ना, जो अंदर आप डालते हो, कभी कभी हमारी आदत होती है उंगली डालते हैं, माचिस की कांडी डालते हैं, करेक्ट है, खुजली होता है तो डालते हैं, या फिर ईयरबड्स आते हैं वो डालते हैं। ईयरबड्स मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? ईयरबड्स ही बोलते हैं ना, वो स्टिक होता है कॉटन लगा हुआ, वो डालते हैं। तो ये क्या होता है? एक पैसेज होता है, एक खुला पैसेज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाहर का कान, जिसको कहा जाता है, हमेशा याद रखना, आउटर ईयर। क्या कहा जाता है? आउटर ईयर, जिसको पिन्ने के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना, या फिर आउटर ईयर। बाहर का कान है ये, क्या है? आउटर ईयर, बाहर का कान। समझ में आ गया? ये वाला पार्ट। फिर उसके अंदर जैसे आप जाओगे, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसके आखिरी में ये जो पार्ट है, आखिरी में ये जो कैविटी है हमारा, इसके आखिरी में ये जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है ईयर ड्रम। ये क्या है? ये आपका है ईयर ड्रम, यानी कान का पर्दा। हम हिंदी में बोलते हैं यूजुअली कि ज्यादा अंदर तक स्टिक मत डाला, नहीं तो कान के पर्दे फट जाएंगे। ज्यादा जोर से म्यूजिक बज रहा है, उसके नजदीक हम जाते हैं, डीजे वीजे बजता है तो ए यार आवाज स्लो कर यार, कान के पर्दे फाड़ेगा क्या, ऐसा हम बोलते हैं। करेक्ट है, बोलते हैं। तो दैट इज नथिंग बट योर ईयर ड्रम, जो कि कहां होता है? एग्जैक्टली ये बाहर का आउटर ईयर के जो पैसेज अंदर जा रहा है, होल, उसके एंड में होता है, जो कि होता है आपका मिडल पार्ट ऑफ द ईयर, जिसको बोला जाता है मिडल ईयर। क्या कहा जाता है? मिडल ईयर। समझ में आ गया? बाहर का कान आउटर ईयर, बीच वाला हिस्सा जो पैसेज है और आखिरी का जो ईयर ड्रम है, उसको बोला जाता है मिडल ईयर। और एक उसके भी अंदर, यानी हमारे जहां हम लोग का हाथ नहीं पहुंच सकता, उसके भी अंदर की तरफ एक और हिस्सा होता है, जो कि इतना बड़ा होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। तो ये तो आपका मिडल ईयर हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हिस्सा है ये आपका ईयर ड्रम, और इसके पीछे ये जो हिस्सा है ये मिडल ईयर है। लेकिन उसके बाद ये आपको स्नेल जैसा, आपने ये पढ़ा है क्या बचपन में? टाइप्स ऑफ एनिमल। तो एक स्नेल करके, जिसको घोंगा बोलते हैं हिंदी में, तो स्नेल करके, जिसके ऊपर एक कवच होता है, छोटू सा रहता है, रेंगता है धीरे धीरे करके, स्नेल सा, पानी में बारिश वारिश आता है तो आता है, तो स्नेल जैसा होता है ना, उसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। दिख रहा है ये वाला ब्लू कलर का, ये जो स्ट्रक्चर है स्नेल जैसा, जिसको कोचलिया कहा जाता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो होता यह है, अब मैं आपको पूरा मैकेनिक्स बताता हूं इसका, कि हमें साउंड कैसे सुनाई देता है। तो वो जो अंदर का पार्ट है, जैसे मैंने बोला कि ये बाहर का आउटर ईयर, जिसको पिन्ने कहते हैं, ये पैसेज, ये ईयर ड्रम, और ये वाला हिस्सा मिडल ईयर होता है, और उसके आखिरी का जो अंदर की तरफ जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को कहा जाता है, वैसे तो पूरा मिला के अगर देखा जाए तो इनर ईयर बोलते हैं, लेकिन वो जो स्नेल वाला पार्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, कोचलिया कहा जाता है, वो ये इनर ईयर के अंदर आ जाता है। तो होता ये कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कोई भी साउंड हमें कब सुनाई देता है? साउंड सुनाई दे रहा है, कोई भी साउंड कब सुनाई देता है? साउंड सुनाई देता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर टकराते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, साउंड वेव्स निकलती है, एंड वो साउंड वेव्स किसी भी ह्यूमन ईयर के कान पे पड़ती है। तो यहां पे क्या होता है, हमारा जो ईयर है इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, ये ईयर इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि साउंड वेव्स को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी यहां पे टकराने के बाद, यहां पे जो साउंड वेव्स है वो टकरा रहा है, तो टकराने के बाद वो साउंड वेव्स इसके अंदर एंटर होता है। तो आउटर ईयर का, यानी पिन्ने का, आउटर ईयर पिन्ने का सिर्फ एक ही काम है, साउंड वेव्स को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है और अंदर धकेलता है मिडल ईयर तक। तो एक बार जैसे साउंड वेव्स आया यहां तक, कहां तक गया? आया मिडल ईयर तक घुस रहा है, साउंड वेव्स आ रहा है मिडल ईयर तक घुसा। मिडल ईयर यानी एक पैसेज है, घुसेगा अंदर। तो जैसे मैंने बोला कि मिडल ईयर के अंदर होता है एक ईयर ड्रम। एक ईयर ड्रम एक पर्दे जैसा होता है, जैसे आपके स्पीकर्स वगैरह होते हैं, उसमें भी एक पर्दा होता है, आपने देखा होगा अगर स्पीकर कभी खोल रहे होंगे। कंप्यूटर पे पहले छोटे छोटे स्पीकर्स आते थे, आपका डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर पे, तो उसमें पर्दा होता था, दैट इज नथिंग बट डायफ्रागम, उसको डायफ्रागम बोलते थे। तो इन शॉर्ट आप समझ लो कि वो ईयर ड्रम जैसा होता है। ठीक है, तो कान के पर्दे होते हैं उसी प्रकार।
वो क्या करता है, जैसे कोई साउंड जब आता है तो उसमें भी कॉम्प्रेशन और रेनफेक्शन ऑफ वेव्स होता होगा, साउंड वेव्स, कॉम्प्रेशन रेनफेक्शन ऑफ रेयरफेक्शन ऑफ वेव्स। तो साउंड वेव्स आता है, वो अंदर एंटर करेगा, जाके ईयर ड्रम पे टकराएगा। तो जैसे ही वो ईयर ड्रम पे टकराएगा तो ऑब्वियसली क्या क्रिएट होगा, वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। एंड जैसे ही वो चीज वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, वो पार्ट कनेक्टेड होता है आपका कोचलिया से, जो कि आ जाता है इंटरनल ईयर यानी इनर ईयर में। तो जैसे ही वो कोचलिया तक जाएगा तो कोचलिया आपका कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, नसें के थ्रू, नर्व्स के थ्रू वो कनेक्टेड होता है आपके ब्रेन से। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन सेंस करता है, कोचलिया उसको एनालाइज करके ब्रेन के पास भेजता है और ब्रेन उसको समझता है कि ये साउंड किस प्रकार का है। वैसे आप दुनिया में अगर कोई साउंड सुने होंगे पहले से ही तो ही आपका ब्रेन एनालाइज कर पाएगा। अगर कोई नया साउंड आता है, मान लो कि कोई आप साथ में सोए हो और आप में सोने के बाद आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, आपको वो आवाज सुनाई देगी लेकिन आपका ब्रेन समझ नहीं पाएगा कि वो आवाज किस चीज की है। जैसे अगर कोई म्याऊ करता है, म्याऊ, तो वो आपको समझ में आता है कि ये जो साउंड है ये बिल्ली निकालती है, तो बिल्ली होगी। करके आया तो आप समझ जाओगे सांप होगा, भाव भाव करके आया तो समझ जाना कि कोई डॉग होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समझ पाते क्योंकि वो चीज हमने पहले से सुना है। लेकिन कोई साउंड अगर हमने पहले से सुना नहीं है तो हमारे ब्रेन को नहीं पता। हमारे ब्रेन को हमने बचपन से, जैसे मेरी एज अभी 28 29 होने वाली है, तो ये जो एज है, ये इतने साल के एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है कि ये साउंड इस प्रकार का है। तो उसी प्रकार बचपन से ही वो ट्रेन किया जाता है ब्रेन को। ब्रेन पहले जब पैदा होते हैं हम लोग तो वो खाली रहता है, ब्लैंक होता है। जैसे जैसे ईयर बीतता रहता है वो भरता जाता है। ये बहुत बड़ा जीबी वाला बोलते हैं ना हम लोग, कितना इसका मेमोरी है, मेमोरी बहुत बड़ा है। हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है या फिर फोन की मेमोरी होती है 128 GB 256 GB, इसका बहुत बड़ा है। तो जब तक जितना भर सकते हो उतना भरो, कभी खत्म नहीं होगा। तो उसी प्रकार का काम करता है। तो ये पूरा फंक्शनिंग है हमारे ईयर का, जिसमें 3 हिस्से होते हैं मेन। ये सब आपको याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन ईयर, तो आपको ये चीज़ लिखना है। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से पढ़ लेना। बस दोस्तों, फिर इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड। तो ऐसे और भी चैप्टर्स के लगातार न्यू वीडियोस यानी नए बैच के लेक्चर वीडियोस बनते रहेंगे, आप लोग देखते रहना। पहले के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आने वाले भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। और आगे बढ़ना चाहते हो अभी से ही, तो पहले के भी हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरा साइंस, पूरा मैथ्स और पूरा SST आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़, पसंद आया होगा चैप्टर, हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।